Assalamu alaikum. Dear aspirants, my name is Professor Zahid Imran, and today we are going to discuss the past paper analysis of Pak Affair. तो इसमें हम सबसे पहले सिलेबस कंटेंट्स को भी डिस्कस करेंगे और 2016 से ऑनवर्ड देखेंगे कि इन टॉपिक से, इस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद टू नेशन थ्योरी है। अब उसके बाद प्री पार्टीशन के कुछ टॉपिक्स हैं। सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, लिखा हुआ है जस्ट क्योंकि ये टॉपिक भी इसी से रिलेट करते थे, तो इस वजह से मैंने इसको भी सिलेबस कंटेंट्स में साथ ऐड कर दिया ताकि इसकी अलग नंबरिंग ना हो। तो अब इस पार्ट को देखें कि इसमें से आपके पास 2016 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन नंबर 4 था जो 1937 इलेक्शंस के बारे में और उसके रिपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूछा हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था जो टू नेशन थ्योरी के बारे में था और उसके कायदे आज़म के मुताबिक कायदे आज़म के क्या पॉइंट ऑफ व्यू था टू नेशन थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट 2017 में नहीं आया पेपर। उसके बाद 2018 में 3 जून प्लान के बारे में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 भी था, वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड था और क्वेश्चन नंबर 3 3 जून के रिलेटेड था। उसके बाद 2019 में देखें, ये वही वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो 16 में आया था वो 19 में दोबारा रिपीट हुआ सेम। उसके बाद देखें 16 में जो टू नेशन थ्योरी आई हुई थी, यहाँ भी टू नेशन थ्योरी आई थी, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से आई हुई थी, नेशनल आइडेंटिटी, टू नेशन आइडेंटिटी। उसके बाद 22 में नहीं आया क्वेश्चन इसका। अब 23 में इसका क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ था, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी के बारे में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मुस्लिम रूल डाउनफॉल है, ये सीएसएस में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक, लेकिन पीएमएस में ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अक्सर 1-2 साल छोड़ के इसका पेपर क्वेश्चन आया होता है। लास्ट पीएमएस 2021 में भी मे बी या 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये जस्ट जो पास पेपर है ये सीएसएस के हैं, पीएमएस का नहीं बनाया, वो अभी बाद में जब डेमो सेशन होगी तो उसमें उसको अपडेट करूँगा। उसके बाद है जी मूवमेंट्स एंड रोल ऑफ उलेमा। उसमें शेख अहमद सिरिंदी है, शाह वलीउल्लाह है, सैयद अहमद शहीद है, अलीगढ़ मूवमेंट है, देवबंद मूवमेंट है, नदवा है एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सिंध मदरसा एंड इस्लामिया कॉलेज पेशावर। अब इसमें देखें, इस पूरे पार्ट में से जस्ट 3 क्वेश्चन आए हैं 2016 से लेकर 2023 तक। 2 क्वेश्चन 2016 में आए थे, एक शाह वलीउल्लाह के बारे में और उसका कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 था अलीगढ़ के बारे में। इसी तरह 2020 में शेख सिर हिंदी के बारे में पूछा हुआ था और उसकी सर्विसेज जो थी उनके बारे में। अब देखो उसके बाद दोबारा क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर हम इसको देखें पैटर्न को, तो 2024 में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस पार्ट से एक क्वेश्चन वो देगा। उसके बाद देखें जी लैंड एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर सिलेबस कंटेंट में जियोग्राफी है, सोसाइटी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, एजुकेशन विद रेफरेंस टू प्रैक्टिस्टिक्स है, ट्रेंड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर, इसके अंदर कल्चर्स भी आ जाता है, तो उसको भी पूछा जाता है। तो इसमें देखें 16 में कोई क्वेश्चन नहीं आया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 17 में 2017 में सी पैक का क्वेश्चन बोर का आया हुआ था। फिर 18 में नहीं आया, 2020 में ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछा हुआ था। उसके बाद 2020 में दोबारा आया, इसमें पूछा हुआ था कि पॉलिटिकल कल्चर कैसा है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे। उसके बाद देखें ये वाला 2017 वाला क्वेश्चन दोबारा 2021 में रिपीट हुआ। अब 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब देखें 2023 में तो कितने क्वेश्चन आए हुए थे, 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन जस्ट इस पार्ट में से थे। कौन कौन सा? एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा हुआ था, इसके काजेस, डाउनफॉल क्या है और रिकमेंडेशन दें, और इसके बाद इंडस्ट्री का डाउनफॉल की काजेस क्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 था जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, और 8th पूछा हुआ था पॉपुलेशन के बारे में। एक पॉपुलेशन बल्ज के बारे में आया हुआ था, एक पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आया था क्वेश्चन। तो ये पार्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सिलेबस डिस्कस करना इसलिए होता है कि कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है जो आप उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करने हैं, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है जिनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप देखें एक पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स, कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इट्स सेफ्टी सिक्योरिटी एंड नेशनल कंसर्न्स, इससे भी
अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन थे लेकिन वो उसका पर्सपेक्टिव बनता नहीं था, वो क्योंकि स्पेसिफिक रिलेट किए हुए थे अफगानिस्तान के साथ, यूएसए के साथ, तो इसलिए मैंने उनको उसमें सेक्टर में इंसर्ट किया। उसके बाद देखें रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसके अंदर सार्क है, इको है, एससीओ है, रूल ऑफ पाकिस्तान। अब इन तीनों में से जो क्वेश्चन आया वो 2017 में आया है और 2020 में आया है। ये जस्ट 2 बार पूछा है और एससीईओ के बारे में ही पूछा है, इसका रूल पूछा गया था। उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशन से देखें, कोई क्वेश्चन नहीं आया। इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, एक मरतबा क्वेश्चन में आया हुआ है। अच्छा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड रूल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, ये अफगान वार के बारे में पूछा हुआ था। इसका रूल एक 16 में आया और एक 18 में आया। इसके बाद अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके पाकिस्तान रूल्स इन द रीजन, कोई क्वेश्चन नहीं है। पैलेस्टीन इशू के बारे में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ था 2021 में, सॉरी 2021 में। फिफ्थ जनरेशन वार के बारे में पूछा हुआ था कि पाकिस्तान इसको कैसे फेस करेगा। उसके बाद है जी पॉलिटिकल इवोल्यूशन। तो ये जितनी भी एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी। तो इससे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछा हुआ था। इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 में। उसके बाद रूल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक सेटअप, या इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो अब इसमें से देखें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब पॉलिटिक डेमोक्रेसी से रिलेटेड या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो टॉपिक है इसके अंदर पाक यूएस से रिलेशंस भी है, और पाक यूएस मतलब वार एंड टेरर के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब 18 में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7 पाक यूएस रिलेशंस के बारे में आया हुआ था। इसी तरह ये 2020 में क्वेश्चन नंबर 5 एक आया हुआ था, एक क्वेश्चन नंबर 8 दो आए हुए थे क्वेश्चन है पाक यूएस रिलेशन से रिलेटेड। इसी तरह 8 में भी पाक यूएस रिलेशंस के रिलेटेड था, और एक इसमें ये जो लिखे हुए हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये वार एंड टेरर के पर्सपेक्टिव में था, और इसके कंसिक्वेंसेस के कि पाकिस्तान और इसके आपस में रिलेशंस का क्या हुआ, और इसको पाकिस्तान को कितना सफ़र करना पड़ा एक वार एंड टेरर की वजह से। उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इसका 2016 में क्वेश्चन आया, और उसके बाद 2022 में इसके 2 क्वेश्चन है। एक है कि पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट्स जान किए उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ या फायदा हुआ या क्यों किए, और एक दूसरा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड था, और उसमें ये था कि क्या नेशनल फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है या अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को देखा जाता है। तो इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछा हुआ। अब उसके बारे में दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान। अब ये डेमोक्रेसी वाला और जो पॉलिटिकल ये वाला क्वेश्चन था, ये आपस में बेसिकली एक ही सिस्टम से आप इसको कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 14 पे पॉलिटिकल इवोल्यूशन वाला। तो अब इसके बारे में पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 17 में पूछा, 2022 में पूछा और 2023 में पूछा। अब क्योंकि पाकिस्तान के हालात काफ़ी चेंज हो चुके हैं, रिजीम भी चेंज हो चुका है, तो इसका काफ़ी मतलब पर्सपेक्टिव्स हैं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या डेमोक्रेटिक सेटअप, इससे रिलेटेड आपको 2024 में या करंट पीएमएस में पूछा जा सकता है। उसके बाद इथनिक इशू एज नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी, ये जस्ट 2 टाइम्स क्वेश्चन में आ चुका है 17 और 18 में। और उसके बाद हाइड्रोपोलिटिक्स, वाटर इश्यूज इन डोमेस्टिक रीजन, जस्ट एक मतलब डैम्स के बारे में पूछा हो जाए कि पाकिस्तान में डैम्स क्यों इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में डैम्स क्यों नहीं बन रहे, क्या वजूहत है। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, कोई क्वेश्चन ही है। चैलेंजेस टू सॉवरेंटी, कोई क्वेश्चन ही है। एनर्जी क्राइसिस देखें, ये 4 टाइम्स क्वेश्चन में आ चुका है, और इसमें ज़्यादातर अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में पूछा हुआ था। क्राइसिस भी पूछा हुआ है, क्राइसिस भी पूछी हुई है, और इसको किस तरह से कौन कौन से अल्टरनेटिव वेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी से जिससे एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद है पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर एक्सक्लूडिंग इंडिया, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया रिलेशन सिंस 1947, ये सिमला एग्रीमेंट के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है। कश्मीर इशू के बारे में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रोबेबली मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये अब नेक्स्ट पेपर में किसी से में भी पीएमएस में भी पूछ लें या उसमें पूछ लें सीएसएस में। इसी तरह वार इन अफगानिस्तान सिंस 1979 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एंड चैलेंजेस टू पाकिस्तान इन द पोस्ट एरा
2014, तो जस्ट इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद प्रॉक्सी वार, रूल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये वाला पार्ट जो है ये पीएमएस वालों के लिए, जो कॉमर्स अडॉप्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, बजट, फिजिकल पॉलिसी और करंट सर्वे और इस करंट बजट, इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन लाजमी देता है। उसके बाद है जी रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट का पार्ट। अब इसमें एक रूल ऑफ जुडिशरी का क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद ये सेंट्रल एंड पावर यानी फेडरल और प्रोविंशियल के आपस में जो रिलेशन है वो कैसे थे, क्यों फ्यू अमेंडमेंट्स यानी 18th अमेंडमेंट के बाद की बात कर रहा है। उसके बाद इसके 2022 में पूछा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक कैसा है, उसको डिस्कस करें। इसी तरह अब प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम जिसके अंदर पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड सिटीजनशिप है, तो इसके लिए रूल ऑफ एचईसी पूछा हुआ था इन हायर एजुकेशन। बस ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब अगर इनको गौर से देखा जाए तो एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका एनर्जी क्राइसिस वाला इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी वाला इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान एंड यूएसए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसके रिलेशन पाकिस्तान के अंदर चेंज हुए हैं रिजीम चेंज के बाद। तो इसका भी चांसेस हैं, ये किसी न किसी पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह पॉलिटिकल इवोल्यूशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और एससीओ और या सार्क इन दोनों में से एक पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2-3 साल नहीं आया, तो आप चांसेस हैं कि ये दोबारा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद देखिए लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान से मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस बार जैसे करंट सिनेरियो है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के पेपर जाएं तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर का इशू है, फूड शॉर्टेज है। उसके बाद इंडस्ट्री आपकी बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, शट डाउन हो गया है। उसके बाद पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है वो पूछी जा सकती है, और पॉपुलेशन बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ की काजेज इम्पैक्ट्स भी पूछ सकते हैं, कल्चर भी पूछा जा सकता है, या पॉपुलेशन बायोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये देखिए इस पार्ट में से 4 क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, या कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मोस्टली दिए हुए हैं, तो ये पार्ट आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई एक आधा इसमें से रूल या मूवमेंट के बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद जो आपके पास प्री पार्टीशन के इवेंट्स हैं वो, प्लस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी। अब इसमें से देखिए मोस्टली क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो कितने पार्ट बन रहे हैं, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहे हैं। हम 9 से हम 10 या 12 भी कर लीजिए, जिनके 2-2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लें। तो ये हमारी मेन वो डायमेंशन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए। जब ये प्रिपेयर कर लें, ग्रिप कर लें, तो उसके बाद फिर हमें दूसरे टॉपिक्स की तरफ मूव करना चाहिए। सिलेबस पूरा प्रिपेयर करके जाएं। अच्छा, सबसे पहले जो इशू होता है स्टूडेंट्स को भी, इसको कैसे कवर करें, कितने टाइम में करें, कहाँ से करें, ये जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एकेडमीज में पढ़ा तो रहे होते हैं, लेक्चर बना मतलब डिलीवर कर रहे होते हैं, एक तो पूरा सिलेबस कोई भी कवर नहीं करता, और दूसरा बच्चों को जो कुछ चाहिए होता है वो प्रोवाइड नहीं करते, कि अगर बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया तो आगे हमारे पास पढ़ने कौन आएगा। ये बड़ा इशू है। लेकिन इसको आपने देखना है कि सबसे पहले इनके टू द पॉइंट ब्रीफ नोट्स बनाएं, टू द पॉइंट ब्रीफ नोट्स बनाएं, टॉपिक वाइज बनाएं। जैसे ये पार्ट है, अब इसके 5 या 6 या 7 या 8 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको टू द पॉइंट सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन लिख लें, टॉपिक लिख लें, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस कवर करें। और आपने जस्ट लिखना क्या है, जस्ट हेडिंग्स ही लिखनी है। इसके अंदर एक डेफिनेशन किसी की है वो शॉर्ट्स वो लिख लें। उसके बाद उसकी हेडिंग लिख लें, किसी हेडिंग के अंदर कोई मेन इवेंट है, उसकी कोई डेट है तो वो मेंशन कर दें। मतलब आपका एक पूरा पूरा क्वेश्चन विद इन हाफ पेज या उससे भी कम की स्पेस में कवर अप होना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि शुरू में आपको नोट्स बनाते हुए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन ये जब आप बार बार रिवीजन करते हैं और पेपर के दौर पे रिवीजन करते हैं, इस तरह के नोट्स बनाएं जो आप घंटे 1.5 या 2 में उसको रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आप बनाते जाएंगे, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, तो बाद में आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। आप संडे के संडे 2-2 3-3 सब्जेक्ट भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, उसको महीना 2 महीना 3 महीने हाथ नहीं लगाते, दूसरे पेपर पढ़ते रहते हैं, फिर जब दोबारा उठाते हैं तो ऐसा फील होता है कि ये मुझे सारा भूल गया है।
तो इस चीज़ से बचने के लिए कोशिश ये करें कि पैरेलल सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलें। हफ्ते में एक आध दिन ऐसा रखें जिसमें कुछ दो तीन, मतलब आप कंपल्सरी रिवाइज कर लें, फिर हफ्ते में एक दिन रख लें जिसमें कुछ दूसरे जो आपके ऑप्शनल हैं वो रिवाइज कर लें। साथ साथ रिवाइज भी करते रहें, आगे पढ़ते भी रहें, नोट्स भी बनाते रहें। तो ये था हमारा आज का डेमो सेशन। और अगर अच्छा हो रहा, अगर ये रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 1 मंथ, हो सकता है हम 20 डेज 30 डेज हम इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें कितना टाइम चाहिए। अगर ये 2-4 दिन या हफ्ता मंथ से एक्सीड भी कर देगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको विद इन मंथ ये सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और टू द पॉइंट नोट्स भी बताऊंगा, साथ साथ कोड्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से यूज करनी है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपने डिस्कस करने हैं वो भी बताऊंगा, ताकि आपको किसी और सोर्स से भी पढ़ने की जरूरत न पड़े। अगर नोट्स बने होंगे, हर क्वेश्चन के नीचे थोड़ी सी स्पेस रख दें, ताकि आपको किसी बुक में से, किसी नेट से, किसी अखबार से कोई अच्छी चीज़ मिलती है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको अपडेट करना चाहें या ऐड करना चाहें तो वो आपका स्पेस भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आपने इंडिविजुअल गाइडलाइन चाहिए इन डिटेल तो आप मेरे नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करूंगा। क्योंकि सीएसएस में स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को सिंसियर भी होना भी लाजमी है, और टीचर का फोकस और इंटेंशन और मोटिवेशन ज़्यादा चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट 2-4 दिन, हफ्ता, 15 दिन, महीना पढ़ने के बाद पैड अप हो जाता है। तो स्टूडेंट को साथ साथ मोटिवेट भी करना पड़ता है और उसको राइट डायरेक्शन पे भी रखना पड़ता है, ताकि वो इन शॉर्ट टाइम अपने इन गोल्स को अचीव भी कर सके। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।